हेलो फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन जेई 2020 एंड नीट 2020 की? चलो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनटीए अभ्यास जो ऐप है उसके अंदर जेई कैटेगरी के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस, हर पेपर के। और साथ साथ में मैंने आपको बोला था कि मैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। क्लियर? तो उसी क्रैश कोर्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक, मैं एक टॉपिक ऑलरेडी उसमें करवा चुका हूँ, टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म मैंने करवा दिया, उसको आप प्लीज़ देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्लियर? तो आज काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दो पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप जो क्वेश्चन करते हो पेपर के अंदर, हमारे से उस टाइम तो हमें समझ आता है बट बाद में हमारे से सॉल्व नहीं होते, या हम लोग मतलब पहुंच ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा वीक है सर, आप उसको एक बार करवा दो। तो गाइस आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे, बिकॉज आप ही लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो देखो गाइस, मैं पहले ही बता दूं, दिस इज द क्रैश कोर्स ओनली। तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में देखेंगे, जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है उसको नॉर्मली हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें इसके अंदर रहेगी, इस तरह से ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, अभी ऐसा भी नहीं है 5-6 घंटे का वीडियो बन गया है, ठीक है, कि आप लोग बोर हो गए। तो हम लोग इसको बहुत मैं कंसाइज्ड वे में पढ़ाऊंगा और बहुत उतनी ही चीज़ पढ़ाऊंगा जितना जेई में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो चलो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेटा बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं यहाँ पर। 3 पार्ट कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्लियर, एंड थर्ड वन इज द कंडक्टेंस। तो 3 पार्ट अपने को पढ़ने होते हैं, इसलिए अच्छा बड़ा चैप्टर है ये, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए बनता है क्योंकि इसमें 3-3 पार्ट है और तीनों पार्ट से क्वेश्चन आता है हर साल। क्लियर? तो देखना भी यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले तो मैं आपको फ्लो चार्ट बता दूं कि 3 इसमें हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, फर्दर इसके अंदर 2 पार्ट हमें पढ़ने होते हैं। वन इज द क्वालिटेटिव, एक तो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं गाइस, एक क्वांटिटेटिव। दोनों का मीनिंग क्या है? क्वालिटेटिव में हम लोग बोलते हैं कि कैथोड एनोड पे प्रोडक्ट क्या बना, मतलब प्रोडक्ट बना क्या, ठीक है, गैस बनी, सॉलिड बना, क्या बना, ठीक है, नेचर कैसी उसकी। क्वांटिटेटिव में उसी की अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फैराडेज लॉस। यहाँ पर हमें क्या पढ़ने होंगे? फैराडे के लॉस पढ़ने होंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं आपको इजी से मुश्किल की तरफ लेके जाऊं, अगर इजी से मुश्किल की तरफ लेके जाऊं कि एक मोस्टली स्टूडेंट को जो पार्ट इजी लगता है, जो मुश्किल लगता है, देखो ये क्या है, ये बहुत इजी पार्ट है गाइस। मैं इनफैक्ट इसको कहना चाहूँगा, इट इज़ वेरी इजी। बहुत ज़्यादा सिंपल पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फॉर्मूला अगर आपको लगाना आ गया तो काम खत्म। कंडक्टेंस वाले पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, इसको मैं लिटिल बिट मीडियम पे रखना चाहूँगा। क्यों रखना चाह रहा हूँ, आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत सिंपल पार्ट है। बेटा ये इसलिए मुश्किल थोड़ा सा इसको लगता है, यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पर यूनिट्स का बहुत क्वेश्चन आता है, यूनिट कन्वर्जन का। आपको यूनिट याद होनी चाहिए गाइस, यहाँ पर यूनिट्स अगर आपको याद नहीं है तो आपका काम बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन आप कर दोगे नो डाउट, क्वेश्चन आसान आता है, बट सारा का सारा खेल यूनिट कन्वर्जन का है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक वाले पार्ट में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही पार्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना गाइस, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का आता है। तो मैं इसको भी मीडियम ही देना चाहूँगा कि मीडियम लेवल का ही है यहाँ पर, बट ये मीडियम जो है वो इससे ज़्यादा है कंडक्टेंस से, कंडक्टेंस से यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको लिटिल बिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब एक ऐसा अप्रोच है कि स्टूडेंट्स की मोस्टली आज तक जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुका हूँ गाइस, ठीक है, और काफ़ी बच्चों को सेलेक्ट भी करवाए, ठीक है ना? तो
जितना बच्चों का एक अप्रोच है कि बच्चों का रहता है कि सर ये वाला टॉपिक मुश्किल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो कि मैंने इसको कैटेगराइज ऐसे कर दिया कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, आप लोग के अकॉर्डिंग, कि जैसा क्वेश्चन आज के टाइम में जेई में आता है, नीट में आता है गाइस, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी इजी वाला टॉपिक हम लोग लेंगे गाइस, ये वाला टॉपिक सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को भी पता होंगे। ठीक है, कि सबसे पहले इस सेल का फंक्शन क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है गाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग कि इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया। तीसरा, इस सेल में जो एनोड है, एनोड हमारी कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और कैथोड जो है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रोड होती है। क्लियर? इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है अभी? आगे देखते हैं। अगला पॉइंट मैं इसके अंदर लिखूंगा कि यहाँ पर बैटरी नहीं यूज होती गाइस, नो यूज ऑफ बैटरी। ठीक है ना, बैटरी का कोई यूज भी नहीं है। क्लियर? क्लियर है गाइस? तो ये चीज हम लोग यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए। अब कैसा दिखता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो डायग्राम मतलब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारों को पता भी होगा, हो सकता है काफ़ी को नहीं भी पता होगा, तो हमें तो सबको लेके चलना है गाइस। तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करूँ, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो कैसे वर्किंग होती है देखना भाई, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है दोनों सेल में, कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मेरे पास, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग एक ही बीकर में दोनों रोड दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर अलग अलग बीकर में हम लोग अलग अलग मेटल की रोड दिखाते हैं। मतलब एक प्रोसेस एक ही बीकर में हो रहा है, दूसरा प्रोसेस दूसरे बीकर में हो रहा है। क्लियर? चलिए देखना भाई, इधर यहाँ पे दूसरी रोड लगा दी भाई मैंने, ये रोड मैंने ले ली गाइस जिंक की, और ये मैंने रोड ले ली कॉपर की। ठीक है, अब इस जिंक के अंदर क्या रखा है गाइस, जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन डाल दिया मैंने। मतलब जिस मेटल की रोड है उसी मेटल का मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? और इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ पर मैंने क्या रख दिया गाइस, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ऐसा क्यों रखा, ताकि कॉपर की रोड जो है वो अपने ही कॉपर में कैसे रिएक्ट कर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मेन फंडा क्या होता है कि जब सेम मेटल की रोड उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो क्या होता है, इनर्ट की तरह बिहेव करती है, रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव की तरह बिहेव नहीं करती। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, वायर लगा देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दी, वायर, और इस वायर के साथ मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया, वोल्टामीटर लगा दिया, कि अगर इन केस करंट अगर रिलीज होता है तो जो निडल है इसकी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है गाइस। एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो जिंक का क्या, जिंक का यहाँ पर टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होती है। कैसे पता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू हमें पता होता है ये। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको लिखवाऊंगा आगे। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है गाइस, तो जिंक सॉलिड किस में गया, ये गया Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Zn+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक के जो एटम्स है वो Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में गिर रहे, और इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn+2 के आयन्स है, मतलब Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। और जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो मेटल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर हो जाएगी। इसका मतलब इस रोड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया गाइस। तो हमने लिखा ही था कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इसलिए होती है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे है गाइस, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, एनोड टू कैथोड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो आपको पता ही है करंट की डायरेक्शन हमेशा गाइस क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट हमेशा कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई जो है वो हमेशा कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर रोड कैसी चार्ज की होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी, क्योंकि करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है कैथोड टू एनोड, तो इसका मतलब कैथोड यहाँ पर कॉपर जो है, सॉरी ठीक है ना, कैथोड तो नहीं कहूंगा मैं, गलती से बोल गया। तो यहाँ पर हम लोग बोले पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो इसका मतलब कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्योंकि हमने बोला कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है गाइस, एनोड पर। इसका मतलब ये वाला जो है रोड, दिस इज द एनोड गाइस, दिस इज अवर एनोड। तो उधर वाली क्या होगी, कैथोड ही होगी। क्लियर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कुछ इस तरह का होगा कि कॉपर +2 जो एक्वस स्टेट में थे सॉल्यूशन में, वो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने कर लिया अपने पास, और यहाँ पर क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया गाइस। क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिए। क्लियर। तो कॉपर सॉलिड यहाँ पर बना दिए, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा किस तरह से ये पूरा फंडा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नीडल में जो है डिफ्लेक्शन शो हुई, तो हमने देखा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये सेल रुक गया गाइस। रुक क्यों गया, उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ना, रुका क्यों, उसके पीछे लॉजिक है, देखना अभी आपको बताते हैं। इसको मैं बिकर को इतना दिखा रहा हूँ ताकि मैं इसमें एक चीज और ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, देखना भाई, यहाँ पर हम लोग एक क्या करते हैं, एक इंटरनल हमने सर्किट और बनाया, इंटरनल सर्किट और बनाया। इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा दिमाग लगाया गया, ऐसा बोला गया कि जब ये ऑक्सीडेशन लगातार हो रहा है, रिडक्शन लगातार हो रहा है, सेल वर्किंग कर रहा है, तो क्या Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक टाइम पे इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन में कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव ही नहीं करने देगा। और सोचो अगर इलेक्ट्रॉन, सॉरी गाइस, इलेक्ट्रॉन अगर मूव ही नहीं होगा, तो अगर मूव ही नहीं होगा तो फिर करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज हमने देखी, तो इसके लिए एक इंटरनल सर्किट बनाया गया, दिमाग ये लगाया गया, यहाँ पर सोचा ये गया कि इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा कैटायन आयन में टूटेगा, और वो रिस्पेक्टिव अपनी अपनी जगह पर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब सेल कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। अब सबसे पहली बात आती है, दिस इज अवर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यार सॉल्ट ब्रिज ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, मतलब जो यहाँ पर सॉल्ट यूज कर रहे हैं, वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, सॉल्ट का नेचर मतलब सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज की पहले, कि सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे रोल क्या है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा पहली, कि अगर आपके डाउट भी होंगे तो आपके नहीं आएंगे। सॉल्ट ब्रिज आप सबको पता है कि ये हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है गाइस, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ये। क्लियर, इज दैट क्लियर। दूसरा, ये हमें प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। क्लियर, भी बनने नहीं देता। क्लियर है ना गाइस। तीसरी चीज यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, ऐसा बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सॉल्ट ब्रिज होना कंपलसरी है, विदाउट सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन होगी नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट मैंडेटरी, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट मैंडेटरी, इज नॉट मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते गाइस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पर हम लोग पोरस मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए, तो मतलब प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग पोरस मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि सॉल्ट ब्रिज ही रिक्वायर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वर्क करवाने के लिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। चौथी बात कि जो इलेक्ट्रोलाइट डलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट
इज प्रेजेंट इन अ पेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। पेस्ट फॉर्म के अंदर, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं गाइस। क्यों डालते हैं? ताकि वो धीरे धीरे जो है खत्म हो। पेस्ट फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर इसके अंदर एक पाउडर मिलाते हैं गाइस, अगर पाउडर, ठीक है ना। पेस्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? एक अगर पाउडर मिलाते हैं। अगर क्या करता है? चीज को सॉलिडिफाई कर देता है, लिक्विड को क्या कर देता है? सॉलिडिफाई कर देता है। तो ये पेस्ट फॉर्म बना लेता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीन क्या आया कि सपोज मान लो मैंने यहाँ पर ऊपर सॉल्ट ब्रिज में KCl डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पर? KCl। सपोज मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? KCl डाल दिया। अब KCl कैसे ब्रेक करा कि K पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो ऑब्वियस ये बात है, पॉजिटिव चार्ज छोटा साइज का होता है, छोटा साइज जो है पॉजिटिव चार्ज की स्पीड क्या होगी भाई? एनायन के कंपेयर में ज्यादा होगी। तो जैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था देखना, पॉजिटिव कहाँ है का भाई? सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉपर +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना रहे, इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये नेगेटिव चार्ज, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, खट से एकदम क्या आया? K+ यहाँ पर आ जाएगा, एकदम यहाँ से आ जाएगा खट से, ठीक है। जबकि जो Cl- है वो धीरे धीरे जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका साइज बड़ा होने के कारण, ये जो है ये K+ के कंपेयर में थोड़ी कम स्पीड पे जाएगा। तो अगर एक साइड तो फटाफट जा रहा है, दूसरी साइड वो न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, तो हम लोग बोलेंगे यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हम लोग सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उन उसमें वो ऐसा सोल्ट होना चाहिए जिसमें कैटायन और एनायन की वेलोसिटी लगभग सेम हो, ठीक है, स्पीड लगभग सेम हो। स्पीड लगभग सेम कब हो सकती है? ऑब्वियस ही बात है, जब दोनों का लगभग साइज जो होगा वो एक जैसा होगा, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, साइज जो है लगभग एक जैसा होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? अब यहाँ पर जैसे एक बार क्वेश्चन नीट में आया था, अगर पाउडर के ऊपर आ गया था, क्योंकि नीट मेडिकल का एग्जाम है गाइस, तो मेडिकल वाले बच्चे तो पढ़ते ही है। तो क्वेश्चन क्या आया था देखना भाई, मैं आपको यहाँ पर अगर पाउडर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है ना। क्योंकि जेई में अभी तक ऐसा पूछा तो नहीं अगर पाउडर के लिए, बट आ भी सकता है अभी। देखो, तो अगर पाउडर क्या होता है गाइस? ये एक पॉलीसेचराइड होता है। इट इज अ पॉलीसेचराइड, ठीक है, इट इज अ पॉलीसेचराइड, ठीक है। extracts from, it is a polysaccharide extracts from सीविड। ये सीविड से एक्सट्रैक्ट करा जाता है गाइस। सीविड क्या होती है? हमारी रेड एल्गी होती है। रेड एल्गी, एल्गी क्या होती है? एक हमारी ये लिविंग थिंग ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। मेडिसिन बनाने में भी इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। बायो, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स उनको तो बहुत अच्छा पता ही होगा, ठीक है। तो पॉलीसेचराइड जो है वो ये पॉलीसेचराइड होता है, एक्सट्रैक्ट सीविड से होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह से होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अंदर क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ पोर्स। ये पोर्स किस काम में आते हैं? ये पोर्स जो है ये आयंस की मूवमेंट के काम आते हैं। ये जो पोर्स है यहाँ पर, इस पोर्स का रोल क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आयन। भाई आयंस की मूवमेंट करवाते, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आयंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि बताओ कि आयंस की जो मूवमेंट है, अब मान लो अगर पोर का साइज छोटा है और आयन का साइज बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव ही नहीं करेगा, वो जाएगा, वो इसमें से टप ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसने पूछा, क्वेश्चन ये पूछा था कि जो पोर का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या वो अगर के ऊपर डिपेंड करे? मतलब अगर हमें पोर का साइज बढ़ाना घटाना है तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको गाइस कि जो पोर का साइज है, पोर साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर के। क्लियर? मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा छोटा साइज होगा पोर का, और जितना ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा पोर का। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमें पता है कि अगर हम लोग बड़ा
मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कैटायन एनायन दोनों का साइज बड़ा है, तो हम लोग फिर जो अगर पाउडर की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग कम कंसंट्रेटेड अगर पाउडर लेंगे, और अगर हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं जिसमें कैटायन एनायन का साइज दोनों का छोटा है, तो फिर उसमें थोड़ा हम लोग कंसंट्रेटेड अगर लेंगे, ताकि क्या है, ताकि और भी चीजें उसमें से पास ना हो। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये चीजें देखी, अब देखते हैं आगे। तो इतना हुआ भाई हमारा, यहाँ से ये पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन गाइस, ठीक है, कि अब जो हमने ऊपर सेल एग्जांपल लिया था जिंक और कॉपर रोड का लिया था, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था वो ZnCu रोड का लिया था, ठीक है ना, जिंक कॉपर रोड का हमने लिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं यहाँ पर देखना भी, जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, एनोड के बाद बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है गाइस, और यहाँ पर कैथोड होता है। क्लियर? एनोड लेफ्ट में होगा हमेशा। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही जनरल रिप्रेजेंटेशन है गाइस। क्लियर? दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एनोड हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। क्लियर? और कैथोड क्या आएगा, हमेशा राइट में आएगा गाइस। क्लियर? कितना क्लियर है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं एनोड हाफ सेल लिखूं, एनोड हाफ सेल लिखूं, तो जिंक का कैसे ऑक्सीडेशन होगा भी, जिंक Zn सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, एक्वस स्टेट, +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और यहाँ पे ऐसी कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा कॉपर+2, एक्वा स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया। क्लियर? अब इसको अगर मेरे को सेल रिप्रेजेंटेशन इसका करना है तो कैसे करूंगा, Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस। क्लियर? बीच में क्या आया, सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर+2 एक्वस से कॉपर। तो देख रहे हो ये क्या थी, कैथोड थी, कॉपर की रोड क्या थी, कैथोड, जिंक की रोड क्या थी, एनोड। तो एनोड हमेशा लेफ्ट में है, कैथोड हमेशा राइट में। क्लियर है गाइस? इतनी बात क्लियर? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंगल लाइन होती है ये क्या बताती है हमें, फेस चेंज के बारे में, क्या बताती है हमें, फेस चेंज के बारे में। क्लियर? कि फेस चेंज हो रहा है। क्लियर? कि मतलब सॉलिड से एक्वा स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये हमारी फेस बाउंड्री है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फेस बाउंड्री, फेस बाउंड्री भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? इतना क्लियर है? तो ये था। अब इसके अंदर तीसरी चीज क्या आती है कि हम लोग इसमें ईएमएफ कैसे निकाले, मतलब इसका पोटेंशियल कैसे निकाले हम लोग। तो पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे निकालेंगे हम लोग, देखना जरा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पहली बात तो ये आती है यार यहाँ पे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बना कैसे होगा। तो देखो ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं यहीं पर कि ये हमने जिंक रोड ली थी, इस जिंक रोड के अंदर कैसा चार्ज था बेटा, नेगेटिव चार्ज था। और ये किसमें थी, एक सॉल्यूशन में डिप थी ना, ये एक सॉल्यूशन में क्या थी, डिप थी। इस सॉल्यूशन में क्या चार्ज, कैसा चार्ज है इस सॉल्यूशन का, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता ही होगा जबकि एक सरफेस पे दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं अराउंड द सरफेस, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोड पर जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोड का सरफेस है ना यहाँ पे, तो नाम यहाँ पर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी यहाँ पर दो टाइप के बोले गए गाइस, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, अब यहाँ पे दो टाइप की चीजें आती है गाइस। ठीक है,
एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, एक होता है हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोपोटेंशियल। मतलब एक तो हम लोग लिखते हैं ई नोट सेल और एक लिखते हैं हम लोग ई सेल गाइस। तो ई नोट सेल क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है गाइस। ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल स्टेट पर होता है। क्लियर? दिस वन इज स्टैंडर्ड स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर को, प्रेशर 1 atm हो। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, और ये कोई भी स्टेट में है, मतलब ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा। ई नोट सेल क्या होता है गाइस, ई नोट सेल को हम लोग लिखते हैं ई नोट ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या कर दूं, कैथोड का। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्यों कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला थोड़ी होता है, हम लोग तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या पढ़ते हैं गाइस। अगर मान लो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अगर मैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो यहाँ पर मैं एक नोट डाल के लिखवा दूंगा इस, फॉर सेम मेटल, फॉर सेम मेटल, फॉर सेम मेटल हम लोग बोल के चलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई रिएक्शन को तुमने अपोजिट कर दिया तो साइन नेगेटिव हो गए। तो अगर मैं एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई नोट आर पी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस का ई नोट आर पी कैथोड। अब आप लोग जो पढ़ते हो ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो बेटा कि ई नोट आर पी कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो। तो बात एक ही तो है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, बट एक्चुअली क्या मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लेंगे उसको, क्या कन्वर्ट करना है, सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव ही तो करना है। कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप पहले ही नेगेटिव लगा दो उसमें, ठीक है। तो ये वाले में क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए मैं तो कहूँगा आपको प्रेफर जनरली यही करो। बट आपकी मर्जी, अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ से भी है, मतलब आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको भी लगा सकते हो। क्लियर? तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ समझाने वाली है वो क्या है, देखना भाई जरा। हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे थे गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे लिया था जिंक कॉपर रोड, जिंक कॉपर रोड हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रहे थे। अब यहाँ पर देखो एक जनरली जो चीज़ यहाँ पर काम आती है, मतलब यहाँ पर जो एक चीज़ सोचने वाली है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ आती है नहीं आती। तो मान लो मैंने Zn से गाइस क्या लिया, Zn+2 एक्वस स्टेट में +2 इलेक्ट्रॉन, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, सपोज मैंने ले लिया वो, क्या ले लिया बताओ भाई, x वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब कॉपर जो है +2 एक्वस स्टेट में इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया गाइस। इसका ई नोट आर पी सपोज मैंने क्या ले लिया, y वोल्ट ले लिया। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि कुछ बच्चों ने मेरे से, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर पूछा कि सर हम लोग बोलते हैं कि जो ई नोट सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख दूँ कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जिनको नहीं पता कि नोट क्या है। जो ई नोट सेल होता है बेटा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव का मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं तो हम लोग रिएक्शन के अंदर उसी चीज से एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे क्या हो जाए सेम, जिसके कारण हम लोग ऐड कर सके रिएक्शन को। बट हम लोग ई नोट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग ई नोट वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम लोग बोलते हैं वहां पर कि ई नोट सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पर माइंड में यार ये चीज आती है, यहाँ पे दिमाग में एक चीज ये आती है कि चलो हमने इस रिएक्शन को ऐड कर दिया, यहाँ से जो टोटल रिएक्शन बनी वो क्या बनी, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 एक्वस, और यहाँ से बन गया गाइस Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये बन गया। तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ई नोट सेल, तो फिर हम लोग ई नोट सेल को ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब ई नोट ओपी प्लस ई नोट आरपी कैसे लिख देंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है गाइस, हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बात सही है, एक्सटेंसिव को कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर ऐड क्यों करा, ठीक है। तो अब मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि वाई, कि ये जो ई नोट सेल इसका फॉर्मूला ई नोट ओपी प्लस ई नोट आरपी ये एडिशन में क्यों आता है, ठीक है।
तो इसका हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है आईआईटी के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम लोग गौर नहीं करते ये चीज़ें, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है गाइस, तो जरा ध्यान से देखना भाई। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है गाइस, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है एक्चुअली में, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी के इक्वल होती है। डेल्टा जी क्या होता है गाइस, डेल्टा जी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू का पोटेंशियल, चार्ज इनटू का पोटेंशियल। तो ये देखना, चार्ज को मैं क्या ले लूँ, एन फेराडे का चार्ज मैंने ले लिया, ये माइनस ऑफ डेल्टा जी के इक्वल होगा, एन फेराडे का चार्ज मैंने ले लिया, ठीक है, एन फेराडे का, और वोल्टेज को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया, तो एन एफ ई सेल ये हमारा क्या बन गया, डेल्टा जी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज ही है, जिसका फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर, या इसको अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लेना चाहो तो आप ई नोट सेल भी लगा सकते हो। अब देखो, अब हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिएक्शन थी, देखना भाई इधर, अब हमारे पास ऊपर जो जिंक वाली रिएक्शन थी ये वाली, क्या इसके लिए मैं डेल्टा जी नोट लिख सकता हूँ, इसका जो डेल्टा जी नोट आया गाइस, डेल्टा जी नोट इसमें वो क्या आया, जी नोट 1 ले लेता हूँ इसको मैं, माइनस का एन, एन कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए, सिंगल प्रोसेस है क्योंकि माइनस का 2 एफ, ई नोट सेल इसका क्या हो गया एक्स, इसका मैंने डेल्टा जी नोट वाई 2 ले लिया, इसमें मैं क्या करूँगा, सेम ही करूँगा, माइनस 2f(y), और इन दोनों को ऐड करके जो तीसरी इक्वेशन बनी ये क्या है, इसका डेल्टा जी नोट 3 है, ठीक है, इसका मैं क्या मान लूँ बेटा, डेल्टा जी नोट 3, इसको क्या मान लूँ, इसका मैं डेल्टा जी नोट 3, इसका क्या होगा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, पूरी रिएक्शन का भी इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो हम लोग देखते हैं जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए ना वही इसका एन फैक्टर होगा, जो नई रिएक्शन आई। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2f, और इसका जो ई नोट सेल होगा इसका मैं लिख देता हूँ खाली ई नोट सेल, क्योंकि यही तो हमें बताने की क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई नोट सेल, इसका तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखना भाई, अब क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो थर्ड इक्वेशन है वो पहली दो इक्वेशन के सम से बनी है, जो थर्ड इक्वेशन है गाइस वो पहली दो इक्वेशन के सम से बनी है। क्लियर, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो डेल्टा जी नोट 3 है वो इक्वल टू, सॉरी मैं गलत लिखे, यहाँ पर 3 यहाँ पर नोट, वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा जी नोट 1 प्लस का डेल्टा जी नोट 2 के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी क्या होती है, सारी की सारी एनर्जीज क्या होती है गाइस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है गाइस। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी नोट 1 क्या भाई हमारा था, माइनस का 2f(x) प्लस का डेल्टा जी नोट 2 क्या था, माइनस का 2f(y). क्लियर, और डेल्टा जी नोट 3 क्या, माइनस का 2f ई नोट सेल। क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस। अब यहाँ से क्या मैं 2f कॉमन ले लूँ, माइनस का 2f मैंने कॉमन ले लिया गाइस, तो ये आ गया x प्लस का y। क्लियर, देख लो भाई, माइनस का 2f(x) माइनस का 2f(y). क्लियर, तो x प्लस वाई बच गया इसमें, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2f ई नोट सेल। अब क्या यहाँ से माइनस से 2f से माइनस से 2f कैंसिल हो गया, तो ई नोट सेल यहाँ पर क्या आ गया गाइस, x प्लस वाई, और x किसका था, ई नोट ओपी था गाइस, और y क्या था, ई नोट आरपी था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं गाइस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ई नोट सेल का जनरल फॉर्मूला भी बताता हूँ, ये तो ये ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया भाई ई नोट सेल का, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं, 1 मिनट गाइस, हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो आपको ऐड समझ आ गया होगा। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है गाइस, जनरल फॉर्मूला फॉर ई नोट सेल, जनरल फॉर्मूला अगर आपसे इस पे भी क्वेश्चन आए हुए गाइस, एक्सप्रेशन पूछते हैं, ठीक है ना, ई नोट सेल का, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ई नोट सेल क्या होगा, यहाँ पर देखना भाई, N1 ई नोट, N1 E1 प्लस का N2 E2 अपॉन N3। अगर N1 N2 N3 बराबर हो जाएगा इस, इफ N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3, तो देखो वही फॉर्मूला आ गया ई नोट 1 प्लस ई नोट 2, मतलब ई नोट जो है ओपी, मतलब एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, ऐड कर देंगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ई नोट सेल। बट अगर ये चेंज हुए, अगर N1 N2 हमारा अलग अलग हुआ, N1 N2 N3 अलग अलग हुआ, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। क्लियर,
क्लियर है ये चीज लगाने के लिए। क्लियर गाइस, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। क्लियर, यही रीजन है। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। चलो भाई, तो ये हमने चीज देख ली। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन भाई देखो आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पर, सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने ले लिया कॉपर सॉलिड से CuSO4 में इसको डिप करा, इसके कॉन्सेंट्रेशन सपोज मैंने ले ली 0.1 मोलर। क्लियर, बीच में सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर मैंने ले लिया AgCl और इस AgCl का मैंने Ks भी दे दिया गाइस 10⁻⁻10 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर Ag बन गया वापस सॉलिड, Ag सॉलिड है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है गाइस इसका ई सेल निकालना है। गिवन अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन अपने को दिया हुआ है कि मुझे E0 कॉपर +2 से कॉपर दिया हुआ है कितना 0.34 वोल्ट गाइस। ठीक है, और E0 Ag प्लस से Ag मुझे दिया हुआ है गाइस 0.8 वोल्ट। क्लियर, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखो सिंपल सा है, स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच होती है गाइस, अगर कॉन्सेप्ट से चलोगे तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है ना, देखना भी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। तो देखो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन लिख लिया करो गाइस। एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर में किसका ऑक्सीडेशन होगा गाइस। अब मैंने लेफ्ट साइड में अगर कॉपर लिख दिया तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो सेल वो आपको गलत भी बना के दे सकता है। तो इसको बेस्ट तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे हम लोग पता करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर जिंक का कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है गाइस, तो कॉपर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और जो सिल्वर है वो Ag प्लस था सॉल्यूशन में प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या बना Ag सॉलिड बन गया गाइस। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका जो E0 Cu, अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर से कॉपर +2 बनेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। बट इसने हमें क्या दे दिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट कर लूंगा, यहाँ पर क्या लगा दूंगा, माइनस का 0.34 वोल्ट लगा दूंगा। इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है सिल्वर का, तो Ag प्लस से Ag का, तो ये हमें दे दिया 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो आप ऊपर ही चेंज कर लो। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हम लोग सीधा अब इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर कॉपर +2 एक्वस स्टेट में प्लस का 2 Ag सॉलिड। अब आपको पता है कि फॉर्मूले में एक्टिव मास लेते हैं हम लोग गाइस, और एक्टिव मास सॉलिड और लिक्विड का हम लोग क्या मान के चलते हैं, यूनिटी 1 मान के चलते हैं। क्लियर, सॉलिड और प्योर लिक्विड का। क्लियर गाइस, तो एक्वस स्टेट का हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके देखना भाई। तो यहाँ पर अब मैं क्या लगाऊंगा, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा गाइस। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस का 0.059 बाय n लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, अब यहाँ पर E0 सेल कितना आ गया भाई, हम लोग निकाल लेंगे E0 सेल। ई सेल मुझे निकालना है, E0 सेल मुझे पता है कितने। क्या करूँगा मैं, माइनस का 0.34 था गाइस और प्लस का 0.8 था, तो 0.8 में से मैं क्या घटाऊंगा, 0.34 में माइनस कर दूंगा, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा 4, तो 0.46 आ गया गाइस। तो 0.46 आ गया E0 सेल माइनस का, इसको मैं 0.06 लिख दूं। n कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए थे, तो n 2 आ गया लोग। अब प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर कॉपर +2, उसका जितना भी उसका देखो आगे कॉफिशिएंट जो होता है ना, वो पावर बन जाती है गाइस। तो ऊपर आएगी कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कितनी आ जाएगी, देखो Ag प्लस के आगे 2 है, तो Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। बट क्या हमें क्वेश्चन में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है गाइस, देखो इसने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दे रखी, इसने कॉपर की तो दे रखी है। देखो कॉपर सल्फेट में इसने क्या दे रखी है, 0.1।
बट इसने क्या नहीं कर रखा, इसने Ag का कंसंट्रेशन नहीं दे रखा, जबकि इसने क्या दे दिया है कि Ag में इसने Ksp दे दिया। इसका मतलब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। भाई जिस सॉल्ट का भी अगर Ksp दे देगा आपको, तो इसका मतलब वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है बेटा। क्लियर, क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब Ksp का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, लगाए Ksp का फॉर्मूला। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Ksp का फॉर्मूला लगाएंगे नाउ। अब इसको हम लोग बाद में पुट करेंगे। तो यहाँ पर AgCl कैसे ब्रेक करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम में होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल, तो Ag प्लस और Cl माइनस। अब इसका अगर मैं Ksp डिफाइन करूँ तो Ksp क्या होगा, अभी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू का कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये Ksp अपने को 10 की पावर -10 दे रखा है। इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S मान लो, इसकी भी S है, तो ये S स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 की पावर -5। तो बस यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 10 की पावर -5, और यहाँ पर अपने को दे ही रखा था 0.1, तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर। चलिए अब नोट डाल के एक चीज और लिखवा दूं यहाँ पर मैं, क्या चीज, कि फॉर spontaneous, for feasible सेल। देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब फिजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर जो ई सेल है या ई नोट सेल है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ई नोट सेल ई सेल अगर हमारा, सॉरी ई नोट सेल नहीं, अगर ई सेल हमारा लेस देन 0 आ गया गाइस, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब सेल जो है वो फिजिबल नहीं है। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर याद रखना कि डेल्टा जी लेस देन 0 और ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में आना चाहिए। क्लियर है इतना बेटा, इतनी बात क्लियर। चलो भाई आगे चलेंगे, अगले टाइप का सेल है हमारा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखना भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं। देखना भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं भी हम लोग। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका डायग्राम कैसा होता है, डायग्राम पहले देख लेते हैं हम लोग। अगर डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है ना बेटा, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब रखते हैं हम लोग, इन्वर्टेड ट्यूब रख देते हैं। ठीक है ना, इन्वर्टेड ट्यूब। देखो मैंने जैसे एक ट्यूब दिखा दी, इन्वर्टेड रखी है मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखना भाई, यहाँ से सपोज मैंने ये इतना मिटो दिया है। मिटो है किस लिए, यहाँ से हम लोग एक इनलेट रखते हैं गाइस, और इस इनलेट से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस इसमें पास करवाते हैं हम लोग। प्योर हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर क्या है 1 atm है गाइस। इसके अंदर एक हमने सॉल्यूशन रखा है गाइस, किसका, ऐसा सॉल्यूशन रखना जिसके पास क्या हो, H+ हो। क्लियर, तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl रख दिया, डाल दिया गाइस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले ली मैंने, 1 मोलर, स्टैंडर्ड स्टेट पे ले लिया। क्लियर, अब देखो इलेक्ट्रोड यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे करंट जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक गाइस इलेक्ट्रोड नहीं होगा। अब गैस तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकती भाई, इलेक्ट्रोड तो सॉलिड होता है, और H+ यहाँ पर क्या है, एक्वा स्टेट में, वो भी इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा कौन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं गाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि रिएक्ट ना करे, मतलब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। और इनर्ट मटेरियल हमारे कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, प्लैटिनम हम लोग जनरली यूज करते हैं इनर्ट के तौर पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं गाइस, प्लैटिनम वायर ले लेते हैं, और नीचे क्या रख दिया, प्लैटिनम का सॉलिड रख दिया, प्लैटिनम ब्लैक इसको बोलते हैं। दिस इज द प्लैटिनम ब्लैक। क्लियर, एक सॉलिड रखा, उसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग कर दी। अब क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं वो क्या होगा, इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी, और यहाँ से क्या होता है, एक टाइप से वो रिएक्शन कर लेता है, एक टाइप से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, H2 और H+ में रिएक्शन होगी, और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है गाइस। तो यहाँ पर याद रखना कि जो प्लैटिनम वायर है ये हमारी क्या इलेक्ट्रोड है।
ठीक है। एसएचई में हम लोग कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं गाइस एसएचई के लिए, कि हम लोग बोलते हैं कि जो एसएचई में जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है वो जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? जीरो। मतलब इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में पॉइंट्स लिखूँ तो ई नोट ओपी एंड ई नोट आरपी इसका क्या होता है गाइस? जीरो होता है। हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल सेल भी ले सकते हैं कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल की तरह भी रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहे हैं, H प्लस और किस में ब्रेक कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज द ऑक्सीडेशन गाइस। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, हम लोगों ने मान ही लिया। और अगर मैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन करना तो ये इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूंगा, 2H प्लस प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गैस बना गाइस। ये हमारा क्या है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन ये कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। तो मतलब हम लोग एसएचई को गाइस कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करके दिखा सकते हैं। अगर ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग ई सेल निकाल सकते हैं और ई सेल के लिए नस्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। क्लियर? नस्ट इक्वेशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई। अब यहाँ पर देखो एक चीज ये आती है कि कई बार ना इसमें एसएचई में कई बार अपने से पीएच पूछ लेते हैं गाइस। ठीक है ना, क्या पूछ लेते हैं, पीएच। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट पीएच। मतलब मैं यहाँ पर एक टॉपिक से समझा रहा हूँ आपको, हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एनोड या कैथोड। वो आपसे एनोड या कैथोड पे क्या पूछ लेगा, पीएच पूछ लेगा भाई। क्लियर? क्लियर है गाइस? पीएच सॉल्यूशन का बेसिकली वो पूछता है। तो एनोड और कैथोड है, यहाँ पर मैं एनोड कैथोड की जगह क्या लिखूँगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पीएच पूछ लेगा आपसे वो। क्लियर? अब कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व तो देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पूरा सेल लिख दूं, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन है, गैस नहीं है, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। इसने आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन में प्लेटिनम को इसमें ब्रैकेट में लिखा होता है बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर हमने दिखा H प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, यहाँ पर फिर H प्लस लिखा और फिर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर हमने लगा दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेफ्ट में, और लेफ्ट में हमेशा क्या होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड होता था। इसका मतलब दिस साइड इज एनोड एंड दिस इज द कैथोड। ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल इतनी बात क्लियर। चलिए भी, अब यहाँ पे कैसे करना है मैं मान के चल लेता हूँ कि यहाँ पर जो प्रेशर है गाइस, प्रेशर इसका मैं कितना ले रहा हूँ, 1 atm। ठीक है, इसका भी प्रेशर यहाँ पर क्या है, 1 atm है गाइस। क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को मैं अभी H प्लस ही मान रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपल एनोड हाफ सेल की बात करूँ, एनोड हाफ सेल की, तो अगर मैं इसको एनोड हाफ सेल मान के चलूंगा तो H2 से क्या बना भाई, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसी के अंदर नस्ट इक्वेशन लगा दूंगा इस, तो कैसे लगाऊंगा, EOP। अब सिर्फ आधा प्रोसेस है तो आधा ही प्रोसेस लेके हम लोग, ई नोट OP माइनस का 0.059 बाय N लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास। क्लियर? तो देखना ई नोट OP तो जीरो हो गया गाइस, माइनस का 0.059 बाय N कितना हो गया, N 2 हो गया लोग। प्रोडक्ट में क्या है गाइस, प्रोडक्ट में H प्लस है और उसका स्क्वायर करेंगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा। रिएक्टेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ले लेंगे जो कि किसके इक्वल है, 1 atm के। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया, EOP आ गया मेरा, जो वो आ गया गाइस माइनस का 0.59 अपॉन 2। अच्छा, लोग H प्लस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, 2 लोग H प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। ये आगे ले आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया गाइस। अब यहाँ से EOP मेरा क्या हो गया, माइनस का 0.059 लोग H प्लस। और आपको पता ही होगा पीएच क्या होता है, माइनस लोग H प्लस। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.059 इंटू पीएच ऑफ किसका, एनोड का। तो यहाँ से देखो पीएच हमारा आ गया गाइस, पीएच हमारा आ गया। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, पीएच निकाल सकते हैं। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट पीएच निकाल सकता हूँ। बट ये पीएच तभी वैलिड है गाइस निकलना जब प्रेशर क्या होगा, ये फॉर्मूला तभी आप डायरेक्ट लगा सकते हो जब प्रेशर 1 atm होगा। अगर प्रेशर 1 atm से अलग हुआ
तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको उतनी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आप क्या करोगे फिर कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको उस पर जाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, आफ्टर दैट pH निकालोगे। बट अगर आपको प्रेशर 1 atm दे रखे तो देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर प्रेशर 1 atm है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एनोड की pH सीधी बस यहाँ से कैसे निकालनी है गाइस, ठीक है। तो आपको EOP दे रखा होगा, आपको यहाँ से सीधा pH निकल जाएगा आपका। या फिर अगर आपको मान लो pH दे रखे और आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल EMF निकालना है इस आधे सेल का, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि प्रेशर 1 atm होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब प्रेशर क्या होगा गाइस, 1 atm होगा। ओके बेटा जी, क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर, इतना क्लियर है आपके पास आपको। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे अलग दो टाइप के सेल और आते हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर पहले तो मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता दूं। अब देखो नॉर्मल सेल में, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में डिफरेंस क्या है, बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में। हमें कैसे पता कि दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल और दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल भी इसको बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, इस पहचान क्या होती है इसकी सबसे बड़ी पहचान, कि हेयर बोथ इलेक्ट्रोड आर ऑफ सेम मेटल। यहाँ पर क्या है गाइस, बोथ दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, आर ऑफ सेम मेटल, ठीक है, दोनों सेम ही मेटल के इलेक्ट्रोड है। जबकि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में अलग अलग होते थे, यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है इसका मतलब इस सेल का ई नोट सेल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब सेम ही मेटल के तो पहली इक्वेशन जैसे लिखोगे उसकी रिवर्स लिखोगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई नोट सेल इसका 0 होता है। यहाँ पे गाइस अब कई बार ऐसा थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो यहाँ पे करंट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल, वहाँ पे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गाइस, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर, तो ये आप बात याद रखेंगे। अब हम लोग बोलते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन सेल वो दो टाइप का होता है। वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब देखो हमने बोला कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा गाइस, कि इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोलाइट की सेम होगी। क्लियर, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब इसके अंदर मैं सीधा ही आपको स्पेशल केस करवाता हूँ गाइस, ठीक है ना, दोनों का मैं स्पेशल केस करवाऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, अब इसके अंदर भी मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ गाइस SHE का। स्पेशल केस किसका ले रहा हूँ, SHE का, ठीक है। एक तो नॉर्मल सेल हो गया, जिंक का ले लो, तो अब इसके अंदर SHE का ले लिया मैंने, तो देखना क्या होगा, H2 हाइड्रोजन, प्लेटिनम यहाँ पर क्या है गाइस, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। H2 से H+, मैंने बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने कर दिया C1 मोलर मान लो, ठीक है ना, या इसका H+ ही पड़ा रहने दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस H+ यहाँ पर है गाइस, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। प्रेशर दोनों का मैं क्या ले रहा हूँ, 1 atm ले रहा हूँ गाइस, प्रेशर क्या ले रहा हूँ, 1 atm ले रहा हूँ। क्लियर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, PT। तो देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोड सेम मेटल के है गाइस। तो इसका मतलब इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। पहले तो अपन को ये पहचानना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे पहचानते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल में कौन सा टाइप है, तो हम लोग देखेंगे कि यार इलेक्ट्रोड की प्रेशर दोनों जगह क्या है, सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, डिफरेंस होगा गाइस, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग सीधी सी बात करें, क्या ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने अगर प्रेशर 1 atm है, तो हम लोग क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर मैं EOP लिखूं तो कितना आएगा,
0.059 pH ऑफ क्या एनोड, और अगर ERP इसका मेरे को लिखना है गाइस तो मैं लिखूंगा माइनस का 0.059 pH ऑफ कैथोड। तो जो हमारा ई सेल होता है गाइस, ई सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो होता है। क्लियर। नोट अगर लगे तो यहाँ पर हम लोग नोट लगा देंगे, तो सीधा हमारा इस सेल का ई सेल क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। सीधा फॉर्मूला गाइस, डायरेक्ट आपको अगर pH एनोड कैथोड की दे रखी है तो आप सीधा ई सेल निकाल सकते हो, ईएमएफ निकाल सकते हो किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का। नॉर्मल केस तो आपको पता ही है, जिंक का ले लो, कॉपर का ले लो, वही नस्ट इक्वेशन लगाएगी और काम करेगी। क्लियर। ई नोट सेल तो इसका जीरो आना ही आना है गाइस। ठीक है। अब दूसरा क्या, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक ये कर लेंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली हम लोग क्या निकाल लेते हैं गाइस, वर्क डन निकालते, वर्क डन। क्लियर। वर्क डन हम लोग निकालते गाइस। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द सेल। वर्क डन किसके इक्वल होता है गाइस, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डेल्टा जी के। ठीक है ना, किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डेल्टा जी के। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे आ जाएगा भी, डेल्टा जी क्या होता है, एन एफ ई नोट सेल, तो माइनस एन एफ ई नोट सेल जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्लियर है गाइस, इतनी बात क्लियर। तो वर्क डन निकाल लेते। दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे, ये भी आपको आ गया। तीसरा क्या करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं गाइस, के ई क्यू। तो के ई क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग कैसे याद रखोगे, एन ई नोट सेल अपॉन का 0.059, सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। अगर लॉजिक इसमें देखे तो क्या करना होता है लॉजिक में, कि आप क्या करो, आप ये फॉर्मूला जानते हो गाइस, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग पी बाई क्यू। अब यहाँ पर पी बाई क्यू नहीं लिखेंगे, एक्चुअली ये डराइव होता है कैसे, ये ड्राइव इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ तो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है गाइस, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। हम लोग बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम पर जो क्यू होता है वो के ई क्यू के इक्वल हो जाता है, और ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है गाइस। तो इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का आर टी बाई एन एफ, ये एल एन किसके इक्वल हो जाएगा, के ई क्यू के। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं गाइस। ठीक है। अब बेस 10 में मैंने इसे लिखा क्योंकि इस एल एन को हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आ जाएगा गाइस यहाँ पर। तो जब उसको हम लोग करते हैं सारे को राउंड ऑफ, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर। तीसरा हम लोग तीन पढ़ चुके हैं, फोर्थ चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है ना गाइस। फोर्थ चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, देखना भाई, डेल्टा एस, डेल्टा एस पढ़ेंगे हम लोग ऑफ अ सेल। क्लियर। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सेल। तो आपको पता ही है इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब हम लोग बोलते हैं गाइस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एक इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी। ये कैसे आया एक्चुअली, ये इक्वेशन ना एक्चुअली आई कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है मैक्सवेल का मैजिकल स्क्वायर। एक्चुअली ये मैजिकल स्क्वायर वाला जो आइटम है ये आपके सिलेबस में नहीं है गाइस, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो ये इसलिए कोई टीचर आपने देखा होगा कभी करवाया भी नहीं होगा, मतलब वो सीधा ही बोलता है कि इसको याद रख लो। ठीक है।
तो ये इक्वेशन आती कैसे, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी रिलेशन होते हैं गाइस वो इसी मैक्सवेल मैजिकल स्क्वायर से दिए जाते हैं। होता क्या, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई ये तो हमें टीचर ने बताया नहीं, ऐसे ही कुछ कर गया, गलत बता गए। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल ने एक मैजिकल स्क्वायर बनाया, उसने बोला स्क्वायर के थ्रू हम लोग लगभग रिलेशंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर होता कैसे है, देखो भाई एस पी वी टी, बीच में क्या होता है एच जी ए, और यहाँ पर क्या होता है यू। तो यहाँ से एस के से टी की तरफ एरो जाती है, पी से वी की तरफ एरो जाती है। अब मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की। तो जी की वैल्यू कैसे निकालते गाइस, जी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इसके ऊपर नीचे जो होते हैं, इसके ऊपर नीचे होते हैं उनको हम लोग क्या लिखते हैं, उनका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उनका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन। और जो ये ऊपर के सामने वाला होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो ऊपर के पी ऊपर वाला है यहाँ पर, तो इसके सामने कौन है वी, और यहाँ पर टी के सामने कौन है एस। ठीक है ना, तो इनके आमने सामने वाले में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा डी जी इक्वल टू, ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डी पी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डी टी लिख दिया। अब क्या कांस्टेंट कैसे लिखेगा हम लोग, टी के सामने कौन आ रहा है एस, तो टी के सामने एस है तो एस डी टी कर दिया। पी के सामने कौन है वी, तो वी डी पी कर दिया। अब आता है साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, अगर एरो हम लोग क्या देखेंगे, उसके जो सामने चीज है, ठीक है ना, सामने जो चीज है, या इसको हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन है इसके बेसिस पे देखेंगे, पी और टी के बेसिस पे। अगर एरो दूर जा रही है गाइस तो हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर एरो पास आ रही है तो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो पी के एरो दूर जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा, और टी के पास एरो आ रही है तो ये नेगेटिव होगा। तो देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी। एक्चुअली ये मैक्सवेल मैजिकल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई इसलिए टीचर करवाते नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन आई तो आई कहाँ से। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग मान के चलते चीज, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये वी डी बी जीरो हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से डी जी इक्वल टू क्या बच जाएगा अपना, माइनस का एस डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डेल्टा आर जी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस का डेल्टा आर एस डी टी। क्लियर, तो यहाँ से डेल्टा आर एस जो अपना आया गाइस वो क्या आ गया, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर जी, ये माइनस का था यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब देखना भाई, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। अच्छा, डेल्टा आर जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी माइनस का एन एफ ई सेल। क्लियर, माइनस का एन एफ ई सेल। तो बस यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कहानी खत्म होगी, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बस इसको उठा के पुट कर देंगे हम लोग, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस था, तो टी डेल्टा एस की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी टी ऑफ एन एफ ई सेल। क्लियर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डी बाई डी टी एन एफ ई सेल। तो यहाँ से डेल्टा एस जो आएगा बेटा अपना, डेल्टा एस यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी वैसे ये यहाँ पर इक्वेशन में पुट करने का कोई लॉजिक भी नहीं बना। ठीक है ना, एक मिनट इरेजर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो वैसे पुट करने का फायदा भी नहीं बना, यहाँ से सीधा ही क्या आ गया अपना, डेल्टा आर एस जो आ गया वो डी बाई डी टी ऑफ एन एफ ई सेल। क्लियर, डी बाई डी टी ऑफ एन एफ ई सेल आ गया। क्लियर ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, इसको कांस्टेंट इसके बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एस यहाँ से क्या आ गया भाई, देखो एन एफ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, डी ई बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो एन एफ अपॉन डी ई बाई डी टी। अब ये यहाँ पे बच्चा सोचता है यार ये यहाँ पे डी ई बाई डी टी क्या है, तो दिस इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल। क्लियर, कि दो टेम्परेचर पे दो आपको क्या दे रखी है, ईएमएफ दे रखी है। क्लियर, पोटेंशियल दे रखा है दो। क्लियर गाइस, चलो भाई अब देखते हैं आगे।
अब आगे देखते हैं अगला क्या है गाइस। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं आजकल वो है टाइप्स ऑफ हाफ सेल। और हाफ सेल में भी मैं आपको मेन जो करवाऊंगा यहाँ पर वो कराऊंगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। क्लियर, सॉल्ट हाफ सेल क्लियर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। क्लियर, हर बार क्वेश्चन आता है, जेई नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट सब में आता है इसका क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। अब देखो जो मेटल इंसॉल्युबल सेल है इसके अंदर हम लोग कर लेंगे जो सबसे फेमस है गाइस, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट सेल। क्लियर, सिल्वर हैलाइड सेल हाफ सेल। क्लियर, सिल्वर हैलाइड का हाफ सेल देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैथोड एनोड दोनों की तरह हम लोग कर सकते हैं यूज। तो कैथोड में अगर देखें तो कैथोड में रिएक्शन जो बनती है वो क्या बनती है गाइस, जो AgCl होता है सॉलिड, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या बना लेता है गाइस, ये Ag क्या बना लेता है, ये Ag सॉलिड प्लस का Cl माइनस। क्लियर, प्लस का Cl माइनस, ये रिएक्शन लिख लेते हैं। अब सबसे मेन बात होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, देखो AgCl से क्या बन रहा है, AgCl से बन रहा है अपना क्या, AgCl से क्या बन रहा है, Ag सॉलिड बन रहा है। Cl माइनस का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो Cl माइनस हमेशा याद रखना AgCl के साथ आएगा। Cl माइनस हमेशा क्या आएगा, AgCl के साथ आएगा बेटा, ठीक है। अब देखना, अब इसको कैथोड की तरह तो हमने यूज कर लिया, अब इसको मान लो मेरे को एनोड की तरह यूज करना है, मैं इसको एनोड की तरह भी यूज करता हूँ। कैथोड में तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन होता है ना कैथोड में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड में क्या होगा, एनोड में देखना भाई, एनोड अगर इसको मैं एनोड हाफ सेल की तरह करता हूँ तो एनोड में क्या होगा, Ag सॉलिड प्लस का Cl माइनस, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से जो बनेगा ये बनेगा Ag प्लस, सॉरी ये बन जाएगा क्या, AgCl सॉलिड। मतलब देखो कैसे हुआ होगा, सॉलिड ने पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाए होंगे, AgCl बनाए होंगे, और यहाँ पर क्या हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया होगा गाइस। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, देख लो बैलेंस है। अब इसका कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है गाइस, यहाँ पर क्या बन रहा है पहले तो वो देखो, Ag से AgCl बन रहा है गाइस, Ag से AgCl बन रहा है, तो इसका मतलब Cl माइनस जो है उसका कोई रोल नहीं है, तो वो Cl माइनस किसके साथ आएगा, हमेशा AgCl के साथ ही आएगा। तो एनोड पे आपने देख लिया, एनोड पे क्या हो रहा है, कैसे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कैथोड पे कैसे करते हैं। क्लियर, अब मेन बात आती है इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इस पे कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे कैसा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मान लो इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर बच्चों को। तो हमने लिखा फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, मैंने क्वेश्चन दे दिया ई नोट Ag प्लस से Ag इक्वल टू मैंने दे दिया मान लो 0.8 वोल्ट। क्लियर, ये मैंने दे दिए। अच्छा, अब मैंने इसमें दे दिया यहाँ पर, और साथ में ये दे दिया, मेरे को निकालना है कैलकुलेट EMF ऑफ, कैलकुलेट EMF ऑफ AgCl Cl माइनस, मेरे को इसका EMF निकालना है भाई, ठीक है ना, इसका EMF मुझे निकालना है, इसका मेरे को दे रखा है, और साथ में मुझे KSP दे दिया गाइस किसका, AgCl का, ये मान लो मुझे दे दिया 10⁻⁻10। तो देखो इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर आपको फॉर्मूला करवाते हैं कि भाई एक फॉर्मूला ड्राइव करवा देते हैं वो आपको, ठीक है, कि इसको रट लो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे हो जाएंगे। तो देखो दो तरीके, या तो आप फॉर्मूले से करो भाई, मैं ये नहीं कहता फॉर्मूला वाला गलत है या मुश्किल है, बट उसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि यार अगर आप भूल गए तो क्या करोगे, अगर आप भूल गए तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसका देखो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, विदाउट फॉर्मूला। तो इसका हम लोग विदाउट फॉर्मूला मेथड देखें, जिसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल अप्रोच है बस।
आपको। तो यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले आप वो इक्वेशन लिख लो गाइस जिसका आपको ई नोट सेल पता है। तो ई नोट सेल मुझे पता है ए जी प्लस से क्या बन रहा होगा, ए जी बन रहा है गाइस, ठीक है। और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाया होगा ये। इसका मुझे ई नोट आर पी पता है, मुझे कितना पता है इसका, 0.8 वोल्ट गाइस, क्लियर। अब दूसरी मैं वो लिख लूँ जिसका मुझे निकालना है। तो देखो सी एल यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है, मतलब ए जी से ए जी सी एल बन रहा है। तो ए जी से ए जी सी एल बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मेटल मेटल इंसॉल्युबल जो सॉल्ट है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ए जी सॉलिड प्लस का सी एल माइनस मैंने लिख लिया, इसका क्या, ए जी सी एल प्लस का इलेक्ट्रॉन, इसका मैंने मान लिया ई नोट जो है ऑक्सीडेशन, और इसका इसका एक्स वोल्ट मैंने मान लिया। अब इन दोनों को ऐड करके कोई ऐसी इक्वेशन बनाए हम लोग जिसका हमें के क्यू पता हो, जिसका हमें क्या पता हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका पता है, एजीसीएल का। तो एजीसीएल कैसे ब्रेक करता है गाइस, ए जी प्लस सी एल माइनस ऐसे ब्रेक करते हैं। मतलब अपन को इक्वेशन बनानी है ए जी सी एल से क्या बनना चाहिए, ए जी प्लस सी एल माइनस। अगर देखो इस रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखना, क्या यहाँ पर ए जी प्लस बन रहा है। देखो ये ए जी प्लस से ए जी सॉलिड बना ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो ए जी सॉलिड से ए जी सॉलिड तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे बचा ए जी प्लस और यहाँ पर बचा सी एल माइनस, से क्या बना यहाँ पर AgCl बन गया बेटा, क्लियर। क्या बन गया, AgCl। ये सारी क्या आएगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। AgCl और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। तो देखो AgCl से Ag प्लस Cl माइनस, तो ये रिएक्शन रिवर्स बन रही है। तो इसका मतलब इसका जो ई नोट सेल होगा, ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, 0.8 प्लस का एक्स वोल्ट हो जाएगा बेटा। और इसका जो के ई क्यू आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/KSP हो जाएगा। क्यों, रिएक्शन रिवर्स होगी ना। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या बोलते हैं कि जब भी रिएक्शन रिवर्स आती है गिवन से, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं करना अब हमें इसको क्या मान ले, अगर इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान ले, किसमें मान ले इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान ले, तो होगा क्या देखना जरा। तो आपके पास अब आपको क्या निकालना था, ई सेल निकालना था, इसको मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में मानूंगा अगर, तो यहाँ पर होगा क्या देखना, क्या E इक्वल टू होता है आपके पास ई नोट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लोग क्यू, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे E तो 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ई नोट सेल अपन को निकालना था, तो ई नोट इक्वल टू ई नोट माइनस का 0.059, एन कितना हो गया, एन कितना है, 2 है एन हमारा, सॉरी 1 है इसमें। देखो ना यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, वहां पर ए जी प्लस से ए जी वाला एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एन 1 हो गया हमारा, क्लियर। एन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया बेटा, क्लियर। एन जो है वो हमारा 1 हो गया। अब क्यू की जगह क्या बन जाएगा हमारा, लोग के ई क्यू, और के ई क्यू किसके इक्वल था, 1/KSP के। तो ई नोट माइनस का 0.059 अपॉन 1 लोग 1/KSP, क्लियर। तो बस यहाँ से क्या होगा, माइनस का ई नोट हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 0.059 लोग 1/KSP, क्लियर। ई नोट, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ई नोट किसके इक्वल था भैया, एक्स प्लस का 0.8 इक्वल टू 0.059 लोग के एस पी कितना था गाइस, 1/10 की पावर -10। तो ऊपर लेके जाऊंगा तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर -10। तो यहाँ पर 10 की पावर -10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 10 log 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0.059 इंटू का 10 माइनस का 0.8, भाई ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू। तो देखो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, आपने विदाउट फॉर्मूला इसको निकाल लिया, क्लियर। दूसरा एक टाइप का जो हाफ सेल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, जिसको मैंने आपको बिना फॉर्मूले के भी बता दिया सॉल्व करना, ठीक है। दूसरे टाइप का जो हाफ सेल होता है गाइस, दूसरे टाइप का जो हाफ सेल होता है वो यहाँ पर क्या होता है,
जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, क्लियर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर हम लोग चीज जो करते हैं, सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट, सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसके अंदर क्या होगा गाइस कि एक ही मेटल इलेक्ट्रोलाइट किसी एक ही मेटल का ले रहे हैं बट उसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर एक रोड लगा दी गाइस, और इसके अंदर मैंने मान लो सॉल्यूशन जो डाला है, अब वो सेम मेटल का होगा बट दो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके अंदर सॉल्यूशन में डाल दिया Fe+2 एंड Fe+3 का। तो देखो आयरन का इसमें Fe+2 और Fe+3 दो स्टेट में आ रहा है। तो इसका मेन होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका मेन होता है गाइस। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करता है। यहाँ पर क्या है देखना भी, Fe+2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 जो है, Fe+2 यहाँ पर देखना गाइस, और यहाँ पर Fe+3 आ रहा है, मतलब ये Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही यहाँ पर एक्वस स्टेट में है गाइस। तो हम लोग बीच में सिंगल लाइन जो लगाते हैं वो क्या होता है, फेज सेपरेशन, मतलब फेज बाउंड्री होता है कि सॉलिड से एक्वस बना है, कैसे बना। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एक्वस स्टेट में, तो हम लोग यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन में कोमा लगाते हैं बीच में, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्ट भी जा गया, और यहाँ पर क्या होगा, Fe+3 से Fe+2 इलेक्ट्रोड जो भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वो इलेक्ट्रोड आ जाएगा साइड में, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आधी आधी सेल रिएक्शन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा, इसलिए इसको नाम बोला हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तो ये था गाइस आपका फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आई थिंक आपके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दे, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को चीज़ें करवा पाऊँ, ठीक है। तो आज गाइस ये इतना ही करते हैं। इसका पार्ट 1 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड कंडक्टेंस। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है गाइस, इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में करवाऊंगा। पार्ट 2 में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे, पार्ट 3 में हम लोग कंडक्टेंस इसका करेंगे। क्लियर गाइस? ओके, बाय बाय, टेक केयर and best of luck for your JEE and NEET 2020 exam. Okay guys, bye bye.